नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी GLC IAS इंदौर से स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। आज मैं हिस्ट्री में अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है महाजनपद पीरियड, ठीक है, इससे रिलेटेड भी मेंस में और प्री में अपने क्वेश्चन रहते हैं। मुख्यतः जो मेंस एग्ज़ाम है उसको लेके हम इसे फोकस करके पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप डाउनलोड करके MPPSC मेंस वीडियो लेक्चर कोर्स, आप हमारा टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे देख सकते हैं। और जो बेटा जिन्होंने ये कोर्स लेके वो देख रहे हैं वो बड़े आनंद के साथ टॉपिक पढ़े, क्योंकि अब हिस्ट्री का वो भाग आ गया जो हमें आनंद देता है। जो महाजनपद काल है वो लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। मतलब आज चल रहा है 2020 और 2000 से जीरो पे अपन चले जाए तो 600 पहले, लगभग आज से 2600 साल पहले किस प्रकार से भारत में राज्य जैसी विचारधारा वृहत रूप से नजर आई, उसी काल को अपन क्या कहते हैं, महाजनपद पीरियड। सीधी सी बात कि लगभग उत्तर वैदिक काल के अंत में जब भारत में धार्मिक उत्थान नए चरणों में था, नवीन धर्मों का उदय हो रहा था, नवीन धर्म विस्तार कर रहे थे, ठीक है, इसी समय जो वैदिक व्यवस्था कबीलाई व ग्रामीण थी, धीरे धीरे इनमें जो सक्षम पुरुष थे उन कबीलों ने अपने आप को राज्यों के दायरे में लाने का प्रयास किया। मतलब कबीले से एक बड़े बृहत गांव के रूप में, और धीरे धीरे उसका विस्तार करते हुए राज्य रूप वो लेके आने लगे। निश्चित रूप से महाजनपद काल में अखंड भारत इकाई जो है उसमें बहुत सारे जनपद जो है वो उत्थित हुए, आगे बढ़े और उन्होंने शासन प्रारंभ किया। तो इसी ईरा को पूरा अपन कहते हैं महाजनपद काल। ये प्राचीन भारतीय राजवंशीय इतिहास का उदय काल माना जाता है। इसमें अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं कि महाजनपद काल भारतीय राजनीति में राजनीतिक सुचिता, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेंस का आप आंसर लिखेंगे, राजनीतिक सुचिता, राजनीतिक सुचिता का मतलब क्या है कि लोगों को अवेयरनेस आना, जो इंग्लिश में अपन अवेयरनेस बोलते हैं उसको हिंदी में नॉर्मली सुचिता। ऐसे शब्दों का मुख्य परीक्षा में जब आप प्रयोग करते हैं अपने इंट्रो में तो डेफिनेटली वो इम्पैक्टफुल होता है। राजनीतिक सुचिता एवं व्यवस्थित राज्य शासन अवधारणा का वृहत रूप में प्रयोग, मतलब महाजनपद काल का मतलब यही है कि इस समय भारत में राजनीतिक सुचिता उच्च स्तर पे हुई, व्यवस्थित राज्य शासन आने लगा और यह अवधारणा एक बड़े स्तर से पूरे भारत में, उत्तर भारत में नजर आने लगी, जिसे हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। शासन सत्ताओं का आगाज। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है जैसे एग्जाम में, महाजनपद काल के प्रमुख स्रोत लिखिए, तो 2-3 स्रोत है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसमें पहला स्रोत आपका जो है बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, इसमें इसकी हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में जो अंगुत्तर निकाय है इसमें हमें जानकारी मिलती है और ये पाली भाषा में है। अब मान लो अंगुत्तर निकाय 20 वर्ड्स में आ गया, तो अंगुत्तर निकाय महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ, भाषा पाली, मुख्यतः महाजनपद युग का उल्लेख। ये 3 मार्कर में भी एक लाइन से आंसर कंप्लीट हो गया। जैन ग्रंथ कौन सा जिसमें इसकी जानकारी लिखी हुई है, तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में महाजनपदों के बारे में उल्लेख है और इसकी भाषा क्या थी, प्राकृत। इसकी भाषा क्या थी बेटा भारती, क्या थी, प्राकृत, ठीक है। फिर ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर भी पुराण व महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण साहित्य में इसका उल्लेख कहाँ किया गया, पुराण व महाभारत में, ठीक है। उसके साथ ही अष्टाध्यायी एक रचना है, अष्टाध्यायी, आयुषी अष्टाध्यायी किसने लिखी बेटा, पाणिनि ने। किसने लिखी, पाणिनि ने, ठीक है। और पाणिनि के द्वारा कृत ये पहला संस्कृत व्याकरण है, इसमें भी महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें केवल दक्षिणी भारतीय अश्मक महाजनपद का उल्लेख नहीं है, केवल 15 महाजनपदों का उल्लेख मिलता। तो ये सोर्सेस हो गए। अगली चीज पे चलते हैं अपन, आगे क्या है महाजनपद काल का महत्व या विशेषताएं। लेखनी बेटा, अगर एग्जाम में अपने को ये पूछा महाजनपद काल का महत्व या विशेषताएं 5 मार्कर में, तो पहले अपना इंट्रो जो होगा इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रारंभिक राजनीतिक सुचिता का काल, प्रारंभिक राजनीतिक सुचिता का काल जिसमें राज्य अवधारणा वृहत स्तर पे आई का प्रमुख महत्व निम्न, ठीक है। पहला, राज्य विस्तार की भावना का उदय हुआ साहब।
पहला क्या हुआ कि हमें राज्य बनाना है और राज्य का विस्तार भी करना है। राजतंत्र जो व्यवस्था है, जो मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो है विशेषीकरण कि जो मैं राजा हूं तो मेरा बेटा ही कल राजा बने, इस पे अतुल बेटा। स्थानीय स्वशासन का दृढ़ ढांचा, मतलब इस समय चूंकि राज्य जो है उनका आकार ऐसा नहीं था जैसे बृहत भारत अभी विद्यमान है, छोटे छोटे देश, छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। तो उनमें स्थानीय शासन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका दृढ़ ढांचा विकसित हुआ, गांवों का जो विकास है वो वृहद स्तर पे शुरू हुआ, तो वहाँ का प्रशासनिक स्वरूप भी सामने आया। सैन्य प्रशासन में नवाचार, अगर आप इंडस वैली से लेके महाजनपद काल तक देखेंगे तो आपको इतना वृहद युद्ध स्तरीय कार्य नजर नहीं आएंगे, कम से कम सेना को लेके, आर्मी को लेके, बाकी डेवलपमेंट थे। लेकिन जब महाजनपद काल में राज्यों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, राज्य विस्तार की भावना बढ़ी, तो सैन्य प्रशासन में नवाचार हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं जो है वो संगठित रूप से प्रस्तुत होने लगी। फिर सुरक्षित राजा प्रसाद, ये शब्द अपन बहुत पढ़ते हैं, राजप्रसाद या राजा प्रसाद, जो राजा का महल है, जो राजा का महल है उसको राजा प्रसाद कहा जाता है, राजप्रसाद, राजा प्रसाद। फिर राजधानी निर्माण की अवधारणा कि जहाँ राजा रहता है, जहाँ से अपने प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है, वो भी इसी काल में व्यवस्थित रूप से आई। धार्मिक स्वरूप कि जो महाजनपद काल है उस समय धार्मिक स्वरूप कैसा था, या प्राचीन भारत में नवीन धर्मों के उदय के समय धार्मिक स्वरूप कैसा था, ऐसा आपका 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा, ठीक है बेटा। तो वो किस तरीके से था ये भी आप देखिए। धर्म द्वंद्व एवं संक्रमण का काल कि महाजनपद काल या 600 ईसा पूर्व के भारत में धार्मिक द्वंद्व एवं संक्रमण का काल चल रहा था। इसमें एक्सप्लेनेशन में अपन लोग क्या लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल में घोर आडंबर एवं ब्राह्मण विद्य के बाद नवीन धर्मों का, जैन धर्म बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। लोग जो है सनातन धर्म से जैन धर्म बौद्ध धर्म की ओर जाने लगे, ठीक है। तो ये क्या था, धर्म द्वंद्व संक्रमण का काल, जिसको जो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है। नवीन धर्मों का उदय, क्या हुआ बेटा, नवीन धर्मों का उदय हुआ। कौन कौन से, जैन व बौद्ध। ब्राह्मणवाद के स्थान पर सुधारवाद, ये इंपॉर्टेंट बात। अभी तक उत्तर वैदिक काल में क्या है कि जो ब्राह्मण सत्ता है वो सर्वोच्च हो चुकी थी, संपूर्ण स्थितियों को वो नियंत्रित करके बैठे थे। इसके स्थान पर महाजनपद काल में सुधारवाद को महत्व दिया जाने लगा, मानव के प्रति कृत्यों को महत्व दिया जाने लगा। धर्म राजनीतिक रूप में प्रकट हुआ। धर्म किस रूप में आपके सामने है, राजनीतिक रूप में, मतलब अब राज्य के द्वारा यदि किसी धर्म को संरक्षण दिया जा रहा है, इट मीन्स वो धर्म आगे प्रोग्रेस कर रहा है। धार्मिक उत्सव, अब इससे पहले भी धार्मिक उत्सव होते थे लेकिन इतनी व्यवस्थित क्रम में नहीं होते थे। लेकिन महाजनपद काल के समय क्या होने लगा, अब प्रत्येक धर्म अपने आप में नए सुधार प्रस्तुत करके, सनातन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में, उन्होंने धार्मिक उत्सवों को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर दिया। सामाजिक स्वरूप, महाजनपद काल का जो समय, उस समय सोसाइटी कैसी थी। अब जैसे आप इंडस वैली समय में देखेंगे, वैदिक पीरियड में देखेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में देखेंगे, सामाजिक स्वरूप, सोशल स्ट्रक्चर इस समय कैसा था, वर्णों के साथ जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब अभी तक जो उत्तर वैदिक काल तक वर्ण व्यवस्था चल रही थी, अब उसका विस्तार और भीतर तक हुआ। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां जो जैसा कार्य करती है उसके अनुसार प्रादुर्भाव हुआ। स्त्रियों की दशा में गिरावट, मतलब महाजनपद काल में स्त्रियां जो है, जैसे इंडस वैली में बहुत ज़्यादा उच्च स्थान था, ऋग्वैदिक में थोड़ी कमी आई, उत्तर वैदिक में बहुत ज़्यादा कमी आई, महाजनपद काल तक क्या हो गया, स्त्रियों पर प्रतिबंधों की संख्या बढ़ने लगी। शिक्षा अब इतनी सहज और सरल नहीं रही उनके लिए, ठीक है। राज्य निर्धारित सामाजिक जीवन शैली, मतलब इस समय राज्य के द्वारा सामाजिक जीवन को नियंत्रित किए जाने लगा कि व्यक्ति के कृत्य किस प्रकार के होंगे, काम किस करेगा, क्योंकि राज्य चलेगा वो करों से चलेगा। तो अब सामाजिक जीवन शैली अभी तक जो स्वतंत्र रूप से चल रही थी, महाजनपद काल में राज्य के द्वारा निर्धारित की जाने लगी। राजकीय उत्सवों का आगाज हुआ। इस समय पहली बार ऐसी सूचना आई कि राजाओं ने वृहत आयोजन जो है पूरे किए, ठीक है, या राज्यों के नेतृत्व में उत्सवों का आयोजन होने लगा। धर्म प्रभाव से नवीन सामाजिक संतुलन बना, मतलब अभी तक एक ही कल्चर चल रहा था, डेवलप हो रहा था, लेकिन नए धर्म आए तो उससे क्या होने लगा कि एक सामाजिक संतुलन स्थापित हुआ, भिन्न भिन्न धर्म की विचारधाराएं आने लगी, तो लोगों के पास रिसर्च करने का, निष्कर्ष करने का, बात करने का, अपने जीवन के उद्देश्यों का, इन चीज़ों में बहुत बड़ा सामाजिक संतुलन आया। समाज में वर्गवाद का उदय, मतलब अभी तक जो सोसाइटी थी डेफिनेटली वो वर्ण व्यवस्था या जो वर्गवाद है वो था,
ठीक है। लेकिन अब समाज में वो स्पष्ट रूप से नजर आने लगा था कि ये समाज का उच्च वर्ग है, कुलीन वर्ग है, समाज का ये वर्ग है, इस तरह की चीजें यहाँ पे नजर आने लगी। ये क्वेश्चन बैंक अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं बेटा तो जरूर सुने, और अगर यूट्यूब पे आप नहीं देख रहे हैं बेटा, पेड कोर्स में है बेटा भारती, तो 2 मिनट सुन लो, कोई बात नहीं। मेंस क्वेश्चन बैंक जो आपके कोर्स में इनबिल्टी है, उसमें सेपरेट कोर्स भी है, और ये अब 699 रुपये का कोर्स है, ठीक है। 700 रुपये के लगभग का आप में इसमें एक्सपेंसेस है। इसमें आपको टॉपिक वाइज जो मेन चीज़ है वो ये है, पूरा क्वेश्चन हर टॉपिक का 1990 से लेकर 2020 तक के प्रश्न इसमें दिए गए हैं, और अन्य महत्वपूर्ण उस टॉपिक से संबंधित जो हो सकते हैं वो रखे गए हैं। इनको आप सेल्फ स्टडी के रूप में यूज़ करें, आपको मेंस में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। अगर आप इसको रेडी कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए एग्जाम के डिमांड एंड सप्लाई रूल में आप अपने कोर्स को तैयार कर लेंगे। प्रथम व्याकरण ग्रंथ संस्कृत भाषा, ठीक है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में अश्मक को छोड़कर शेष 15 महाजनपदों का उल्लेख आगे अपने बात करी थी। ये पहला संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ भी है। मगध, अब इन 16 महाजनपदों में से एक एक को अपन देख लेते हैं। जो मगध जो जनपद है ये ऐसे ही कुछ दिखता था, जबरदस्त पूर्व साम्राज्य का कलर आगे चलता रहा, जो अपना रॉयल ब्लू कलर है ये कंटिन्यूस होता रहा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, इसका संस्थापक बृहदत्त माना जाता है। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, बाद में राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, ठीक है। मगध पर जो प्रथम राजवंश जिसके क्रमिक इतिहास से अपन शुरू करते हैं वो स्थापित होने वाला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। ये आपका 3 मार्कर में कंप्लीट हो जाएगा। अंग महाजनपद, तो इसमें अपने को मेंस में आंसर में क्या बताना है? राजधानी कहाँ थी? चंपा। विस्तार कहाँ था? बिहार के पूर्वी भाग में। और क्या हुआ था? बिंबिसार ने अंग को क्या कर लिया था? मगध सत्ता में मिला लिया था। अवंती, वर्तमान उज्जैन, राजधानी इसकी उज्जैनी और महिष्मती। जो उत्तरी भाग था उसकी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। और ये विस्तारित कहाँ था? वर्तमान उज्जैन। आप चाहें तो इसका मैप भी बना सकते हैं एग्जाम में। जर्नी की मैप में बहुत ज़्यादा कलाकारी आप लोगों को आए। ठीक है, अब ये उज्जैन वाला भाग तो आपने क्या कर दिया? इस वाले भाग पे गोला बना दिया ऐसे, ये अवंती महाजनपद। और बढ़िया आंसर लिख दिया, वर्तमान उज्जैन क्षेत्र, राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। चंड प्रदोत जो हैं, राजा चंड प्रदोत, चंड प्रदोत के काल में लोह खनन के लिए प्रसिद्ध था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। विक्रमादित्य के समय जो है, राजा विक्रमादित्य थे, उनके समय उज्जैन श्रेष्ठ स्थिति रखता था, अवंती महाजनपद श्रेष्ठ स्थिति रखता था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। फिर आपका अश्मक, एकमात्र दक्षिणीय महाजनपद। फिर इसकी स्थिति कहाँ है? गोदावरी नदी क्षेत्र, आपका जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है वो वाला पार्ट, अश्मक वाला भाग, ये वाला जो भाग है ये अश्मक महाजनपद में आता था। एकमात्र दक्षिणी भारतीय महाजनपद। संस्थापक इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक हैं, उसके द्वारा संभवतः अश्मक महाजनपद की स्थापना की गई थी। राजधानी इनकी पैठन या प्रतिष्ठान। ये अश्मक का ही फोटो है बेटा। वत्स महाजनपद, ये खंडरों के रूप में आपको दिख रहा होगा। इसका विस्तार प्रयागराज से ग्वालियर तक, इसीलिए ग्वालियर को महाजनपद काल में प्राचीन रूप से किस नाम से भी देखते हैं? वत्स नाम से भी देखते हैं, गोपांचल व वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी, और बाद में कालांतर में जब ये सिमट गया था तो इसकी राजधानी ग्वालियर में आ गई थी। ये एमपी जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी मुख्य राजधानी कौशाम्बी थी। प्रारंभिक शासक जो यहाँ का था तो जो उदयन थे हर्यक वंश के, उसके समय ये वत्स महाजनपद उठा। कुरु महाजनपद, वर्तमान दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र, राजधानी इसकी इंद्रपुर और हस्तिनापुर 2। इसका उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ये आपको तीसरा पॉइंट याद नहीं आ रहा था। बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौन थे? कौरण्य। मल्ल महाजनपद, बिहार के उत्तरीय क्षेत्र में विस्तृत, राजधानी कुशीनारा। यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका कि जो आपका मल्ल महाजनपद है सब जगह राजतंत्र था। उस समय यहाँ पे क्या था? गणतंत्र। जैसे राष्ट्रपति होता है कि जनता की सहमति के द्वारा राजा का चयन होना। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी किस महाजनपद में हुई थी? तो आपके मल्ल महाजनपद में। भज्जी महाजनपद, बुद्ध के समय सबसे बड़ा महाजनपद 8 गणराज्यों से मिलकर बना था।
अब ये प्री का फैक्ट भी हो गया, लेकिन मेंस में आप 20 वर्ष में इस आंसर को लिख सकते हैं कि बुद्ध के समय का सबसे बड़ा महाजनपद कोष्टक में 8 गणराज्यों से मिलकर बना, राजधानी मिथिला व वैशाली, विश्व का पहला जनपद लिच्छवियों द्वारा वज्जी में स्थापित। मतलब ये विश्व के पहले जनपदों के अंदर भी माना जाता है। इसके संस्थापकों में नाम आता है लिच्छवियों का, ठीक है, और वज्जी में गणतंत्र के रूप में। कंबोज जो है वो कहाँ है? अफगानिस्तान भारत सीमा क्षेत्र वाला जो भाग है वो। इसकी राजधानी हाटक। कंबोज महाजनपद जो था वो फेमस किसके लिए था? घोड़ों के लिए फेमस था। प्री प्लस मेंस कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, पूर्ण वीडियो लेक्चर कोर्स, उसमें आपका नोट्स, आपका टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फीचर हैं, आप जरूर देखें ऐप पे जाके। काशी, जो काशी है वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य वाराणसी, 600 ईसा पूर्व राजधानी वाराणसी, 2 नदियों के महत्व, वरुणा व अस्ति के तट पर। मतलब जो काशी है वो वरुणा व अस्ति नदियों के तट पर स्थित महाजनपद, वर्तमान वाराणसी क्षेत्र। यहाँ के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा उस समय ब्रह्मदत्त थे। अर्थवेद में काशी के निवासों का सर्वप्रथम जिक्र मिलता है। मतलब ये एक अलग बात हो गई कि किस महाजनपद के लोगों का प्रथम उल्लेख अर्थवेद में प्राप्त होता है, तो काशी महाजनपद के। कौशल वर्तमान अवध क्षेत्र, राजधानी श्रावस्ती, सर्वाधिक जो यहाँ के राजा थे वो कौन थे? प्रसन्नजीत इक्ष्वाकु वंश के। ये 3 मार्कर कंप्लीट। चेदी महाजनपद वर्तमान बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाला जो राज्य था वहां पे ये अवस्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, ठीक है। ये मंदिर देखिए यहाँ का। मत्स्य महाजनपद, अब मत्स्य महाजनपद जो है ये कौन सा था? यूपी राजस्थान का जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो वाला पार्ट। ये आपका राजस्थान, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, ये आपका श्रीगंगानगर। इसी से लगता हुआ भाग कौन सा हो जाएगा? ये नीचे अपना एमपी वाला पार्ट आ जाएगा, ये सीजे वाला पार्ट आ जाएगा, इसके ऊपर वाला भाग आपका हरियाणा इधर आ जाएगा, इधर पंजाब वाला पार्ट आ जाएगा, ये यूपी वाला पार्ट आ जाएगा, इधर वाले भाग के बाद यूपी वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये जो भाग था ये कौन सा था? मत्स्य महाजनपद था। यमुना के पश्चिम, कुरु के दक्षिण में था, ठीक है। राजधानी विराटनगर थी। जयपुर अलवर के आसपास वाला जो पार्ट है वो प्रारंभ, इसकी राजधानी विराटनगरी थी, जो वर्तमान जयपुर है उसी के आसपास का भाग। गांधार, ये देखिए आप गांधार का स्ट्रक्चर थोड़ा सा, वर्तमान पेशावर के आसपास पाकिस्तान में स्थित। प्रमुख नगर इसका पुरुषपुर, जिसे पेशावर करते वर्तमान में, और तक्षशिला, राजधानी इसकी तक्षशिला होती थी। 10 राजा की जो पत्नी गांधारी थी वो यहीं की राजकुमारी थी, जिसका महाभारत में उल्लेख आता है। ये भी 20 वर्ष में कंप्लीट। मगध राज्य या मगध का उत्कर्ष, प्राचीन भारत में मगध के सत्ता केंद्र बनने के बारे में टिप्पणी। एक सेकंड बेटा पढ़ते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, इस पर अपने को एग्जाम में अगर 11 मार्कर भी लिखना पड़े तो अपन लिख सकते हैं कि वे कौन से कारण थे जिससे मगध में ही राज सत्ताओं का उदय भारत में प्रारंभ होता दिखता है। पहला, तात्कालिक केंद्रीय स्थिति। अगर आप देखेंगे तो आज भी भारत का 60% जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? उत्तर भारतीय उत्पादन पर। इसमें भी मुख्य एरिया आपका कौन सा आता है? बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी वाला भाग, ठीक है। ये पार्ट मेनली आपके प्रोडक्शन एरिया के अंदर आता है। आबादी जो है वो सप्त सिंधु रीजन से आर्यंस जो है वो इधर आके ज़्यादा बस गए थे, तो इस कारण से कृषि के लिए उपयुक्त सदा निरा नदियों का क्षेत्र, गंगा अपतंत्र का क्षेत्र, तो उस हिसाब से ये केंद्रीय स्थिति रखता था। पहला कारण ये। भौगोलिक स्थिति जो मैंने अभी आपको बताई कि सदा निरा नदियाँ यहाँ बहती थी, उपजाऊ कृषक भूमि थी, ठीक है। उच्च कृषि प्रधान क्षेत्र था, यह भी एक प्रमुख कारण रहा कि भाई राजा को कर मिलने में दिक्कत नहीं होगी, जनता दुखी नहीं होगी। सदा निरा नदियों का प्रवाह, आर्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार। जो आर्य हैं वो क्या हुआ? आर्य जो आपके हैं ये सप्त सिंधु रीजन में पहले आए, पंजाब क्षेत्र में बसे, यहाँ बसे, यहाँ बसे, यहाँ बसे, यहाँ से धीरे धीरे ये इन उपजाऊ क्षेत्रों की ओर, मैदानी भाग की ओर बढ़ने लगे। तो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार। तो आर्यों की घनी आबादी जब इस क्षेत्र में होने लगी तो राजसत्ताओं का प्रारंभ चूंकि भारत में उन्होंने ही किया था तो यहाँ पे ये होना संभव था। व्यापारिक मार्गों के अनुकूल, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट अब देखेंगे तो ये बंदरगाह नगर वाला क्षेत्र आ जाएगा पूरा व्यापारिक। उसके अलावा जो नदियां हैं उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता था। मैदानी क्षेत्र था तो व्यापारिक मार्ग सुगमता से बनाए जा सकते थे। सुरक्षात्मक स्थिति, चूंकि ऊपर महान हिमालय था, दक्षिण में नर्मदा और जो ये वाला क्षेत्र है आपका गोदावरी वाला पार्ट, इससे ये पूरा सुरक्षित था।
इधर समुद्री सीमाएं थी, इधर वाला जो भाग है वो उनका आवागमन का क्षेत्र था, तो सुरक्षात्मक स्थिति। धार्मिक कारण, चूंकि बुद्ध और जैन धर्म जो है, बौद्ध व जैन धर्म, वो लगभग इसी क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप हुआ था, लोगों की आस्था अधिक थी, जन सैलाब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में था, तो लोगों को वहाँ काम करने का अवसर अधिक मिला। अब देखते हैं अपन हर्यक वंश। देखो, इस राजवंश को अपन पितृहंता वंश के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? पितृहंता वंश के रूप में। 544 से 414 एक छोटे से अल्पकाल में ये राजवंश मगध की राजगद्दी पर सिंहासन हुआ, ठीक है। लेकिन इसका ऐतिहासिक विस्तार जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ से भी 20 वर्ड्स और 5 मार्कर एग्जाम में आते रहे हैं। इस वंश मतलब मगध में स्थापित होने वाला सिस्टमेटिक रूप से पहला राजवंश हर्यक वंश राजवंश था। इसके संस्थापक बिंबिसार। प्रारंभ में इनकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी, गिरिव्रत थी, फिर राजगृह बनी, फिर पाटलिपुत्र बनेगी। क्रमशः अपन देखेंगे जो बिंबिसार है उन्होंने राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को। फिर अजातशत्रु आए, उन्होंने गिरिव्रत को। फिर उनके बेटे उदयन आए, उन्होंने पाटलिपुत्र को। इसके सबसे प्रतापी शासक जो माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं? अजातशत्रु, जिन्हें कुणिक नाम से भी जाना जाता है। कुणिक। बिंबिसार मगध के प्रथम राजसत्ता हर्यक वंश के संस्थापक। बिंबिसार कौन थे? जो मगध राजसत्ता है उसके वास्तविक संस्थापक व हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। फिर क्या था? ये बुद्ध के समकालीन व उनके अनुयायी भी थे। इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने रक्त मूषलक व शूल कंठक का प्रयोग करते हुए इनके जो अपना स्वप्न गहा जिसको अपन बोलते हैं बेडरूम, उसी में हत्या कर दी थी इनके बेटे ने इनकी। जीवक, ये हर्यक वंशीय राजा बिंबिसार के राजवेद थे। उज्जैन के शासक चंद्रप्रदोत की चिकित्सा के संदर्भ में चर्चा में आए। ये बाल रोग विशेषज्ञ थे, मतलब एक डॉक्टर थे, ये राजवेद थे, बिंबिसार के थे। चूंकि चंद्रप्रदोत जो हैं उज्जैन के राजा, वो बुद्ध के बहुत अच्छे शिष्य थे और उज्जैन अवंती महाजनपद उस समय बहुत शक्तिशाली था, तो मगध को ये डर लगा रहता था कि संभव है कि कभी भी अवंती उन पर आक्रमण कर दे। इसी कारण से जो बिंबिसार है, ये अपना भारत है, ये अवंती महाजनपद है, ये मगध वाला पार्ट है। अब चूंकि चंद्रप्रदोत बुद्ध के शिष्य, तो बिंबिसार भी क्या कि बुद्ध की शरण में गया, ताकि एक ही व्यक्ति के निकट होने की वजह से चंद्रप्रदोत उन पे कभी आक्रमण ना कर दे। जब चंद्रप्रदोत बीमार हुए तो जीवक को उनकी चिकित्सा के लिए भेजा गया। कई कई विवरण ये भी मिलता है कि बुद्ध की चिकित्सा के लिए भी इनको भेजा गया था। 3 मार्कर आ जाए तो ये 2-3 बातें ध्यान रखनी। महावंश, पाली भाषा में रचित प्रमुख बौद्ध साहित्य। हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार, बुद्ध एवं अवंती राज्य की जानकारी इससे प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पे 20 वर्ष क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। तो जो महावंश है, पहली बात बौद्ध साहित्य है, भाषा पाली है, इसमें विवरण क्या है? हर्यक वंशीय राजा बिंबिसार, बुद्ध और अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। ये 20 वर्ष आपका पूरा कंप्लीट। व्यावहारिक महामत, ये एक पुस्तक है, हर्यक वंशीय राजा बिंबिसार द्वारा लिखी गई थी, जिसका मुख्य विषय था न्याय के बारे में। उन्होंने अपना अभिमत प्रस्तुत किया था कि न्याय कैसे करना चाहिए, न्याय क्या है। तो व्यावहारिक महामत बिंबिसार द्वारा रचित एक पुस्तक 20 वर्ष के लिए। मेंस क्लासरूम प्रोग्राम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। टेस्ट सीरीज अगर आप GLC IAS की ज्वाइन करते तो आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की बेस्ट टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली है। लगभग 6000 के आसपास इसका प्राइस है। ऐप पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन बैंक निःशुल्क है आपका, ठीक है। और जो आपके टेस्ट हैं वो रेगुलर चेक होते हैं, ऑडियो फीडबैक में चेक होते हैं, स्कोर भी दिया जाता है, कॉपी आपको व्हाट्सएप पे बराबर सेंड की जाती है। उसके साथ ही टेस्ट सीरीज के अंदर विशेष चीज़ ये है कि मॉड्यूल आंसर भी आपको दिए जाते हैं और लाइव आंसर राइटिंग से भी आपको जोड़ा जाता है, ताकि बच्चे का बेहतरीन विकास हमारे सामने आ पाए। अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, आप संशय में हैं, तो आप पूर्ण रूप से GLC IAS पे ट्रस्ट करके, गुरुजी पे ट्रस्ट करके इसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अजातशत्रु, ठीक है, 492 से 462 तक इन्होंने शासन किया। ये अपने देख लिया था, हर्यक वंश के सबसे महान शासक। पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक, उपनाम कुणिक। राजधानी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया। ये इनके बारे में विशेष बात हो जाएगी कि इन्होंने बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो किसने कराया था? अजातशत्रु ने। 3 मार्कर में आ गया, तो इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है।
हालांकि अजातशत्रु पे 5 नंबर भी आ जाए तो लिखा जा सकता है कि हर्यक वंश के सबसे प्रतापी, महान एवं महत्वाकांक्षी शासक, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बने। ठीक है, आपने मगध की सत्ताओं का विस्तार किया, राजधानी को परिवर्तित किया, साथ ही बौद्ध धर्म की शरण में रहे या बौद्ध धर्म को अपनाकर इन्होंने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया। तो इनकी राजधानी कौन सी थी? राजगृह। और बिंबिसार है उसके समय क्या थी? गिरिव्रज। अजातशत्रु पर टिप्पणी आ गई कि भाई मान लो आपको 11 नंबर में क्वेश्चन आ गया, अजातशत्रु पर टिप्पणी लिखिए, तो आपके पास फेक लाइन होनी चाहिए। हर्यक वंश का योग्य व प्रतापी शासक, कौशल व लिच्छवी गणराज्य को मगध में मिलाया, बौद्ध धर्म की अनुपालना के अनुसार राज्य शासन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, तात्कालिक भारत में मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया, अपने गौरवशाली इतिहास में अजातशत्रु पितृ हत्या के कारण स्थायी कलंक का भागी बन गया। ठीक है, ये निष्कर्ष की लाइन हो गई। अब अजातशत्रु का आंसर प्लॉट करके बता देता हूं। जैसे ये आपका पेज हो गया, इंट्रो की भाषा ऐसी होनी चाहिए, अगर 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता तो सबसे पहले अपन इंट्रो लिखेंगे। इसका इंट्रो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि मगध राज सत्ता का प्रथम शक्तिशाली व हर्यक वंशीय महान शासक कुणिक अजातशत्रु इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह आपका जैसे एक इंट्रो हो गया उसको बताने का। अब इंट्रो बताने के बाद उसकी महत्वपूर्ण बातें जो भी आपको लिखनी, जैसा प्रश्न पूछा वैसे आपने पहला बताया, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में, प्रजावत्सल, महान सेना नायक, महत्वाकांक्षी, प्रशासन नियंत्रक। ठीक है, इस तरह से जनहितैषी कार्य। अब ये आपने इसका डिटेल लिख दिया। डिटेल लिखने के बाद आपने क्या कर दिया, जैसे जो भी आपको 5, 7, 8 पॉइंट्स वहाँ पे आपने देखे वो पॉइंट्स आपने लिमिट कर दिए। फिर निष्कर्ष में आपने लिख दिया कि अजातशत्रु अपनी महानता, वीरता एवं अपनी विजयों के लिए जाना गया और उसने एक शक्तिशाली मगध सत्ता को जन्म दिया, किंतु पितृ हत्या के कारण इतिहास में उस पर एक स्थायी कलंक सदा विद्यमान रहेगा। अब निष्कर्ष की इतनी बढ़िया भाषा जब आपकी होगी बेटा तो 7, 8, 9 नंबर भी वो आपको देगा एग्जाम में, डेफिनेट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्लॉट करके बता दिया मैंने आंसर आप लोगों को। उदयन पाटलिपुत्र जो है उसकी उद्भव अपन देखते हैं इसके बारे में कि अजातशत्रु के पुत्र थे हर्यक वंशीय शासक, जो पिता ने किया वही बेटे ने किया, सीखेगा उनसे ही। पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बने। मुख्य कार्य इन्होंने गंगा नदी जो है उस पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी को राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र लेके आ गया। पापा ने भी राजधानी बदली तो इसने भी बदली, पापा ने पापा को मारा तो इसने भी पापा को मारा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है बेटा। नाग दशक इसके बारे में आ जाता है तो अंतिम हर्यक वंशीय शासक सेनापति शिशुनाग द्वारा हत्या। इसका एक बार रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले यहां पे क्या हो गया, बिंबिसार संस्थापक, ये हर्यक वंश चल रहा है आपका, मगध का पहला राजवंश। इनके बेटे अजातशत्रु आए, ठीक है, पिता को मारा, राजा बना। फिर इनके बेटे उदयन आए और फिर अंतिम राजा नागदशक आए। ये हर्यक वंश पूरा कंप्लीट आपका, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक। संस्थापक राजधानी इसकी गिरिव्रज थी, बुद्ध के समकालीन, ठीक है। उस समय उज्जैन के राजा चंड प्रदोत, इसका राजवेद जीवक अपन ने देखा, महामत इनकी रचना। अजातशत्रु राजधानी इसने राजगृह बनाई, पिता की हत्या, कुणिक नाम से जाना गया, विजय प्राप्त की और प्रथम बौद्ध संगति आयोजित कराई। ये शॉर्ट रिवीजन। उदयन पापा को मारा, हत्यारा था,
गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, राजधानी बनाया। बस इतिहास में नाग दशक, ये नाग दशक इसीलिए बढ़िया है क्योंकि ये अंतिम राजा थे, अचीवमेंट कुछ नहीं है। बस ये शॉर्ट में रिवीजन कंप्लीट हो गया आप लोगों का, टेंशन नहीं लेना है। हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सही तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ो। जहाँ कहीं स्पीड मेरी तेज लग रही है तो वहाँ पे पॉज कर लो, वापस से सुन लो, 2 बार सुन लो। इसकी हत्या इसके सेनापति किसने की थी? शिशुनाग ने हत्या करी थी। अब शिशुनाग ने अगर हत्या करी है तो सीधी सी बात क्या है कि शिशुनाग क्या करेगा? वो राजा बनेगा। शिशुनाग राजवंश आ गया 414 में। शिशुनाग द्वारा मगध में स्थापित राजवंश। इस वंश के शासक कालाशोक द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया। तो इंपॉर्टेंट 2 ही बातें, शिशुनाग हर्यक वंशीय शासक नाग दशक की हत्या करके नवीन राजवंश की स्थापना की शिशुनाग। बस इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक। कालाशोक के बारे में आ गया तो शिशुनाग वंशीय प्रतापी शासक, इसने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। कालाशोक शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। 20 वर्ष कंप्लीट यहाँ पे। चंद्रप्रदोत बुद्ध के समकालीन अवंती जनपद के प्रतापी शासक। अजातशत्रु के समय मगध सत्ता से संघर्ष रहा, इनके काल में उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। शिशुनाग वंश का संस्थापक, अंतिम हर्यक वंशीय शासक नाग दशक की हत्या करके गद्दी पर बैठा 20 वर्ष में। गिरिवंश को राजधानी बनाया, अवंती कौशल को मगध में मिलाया। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। तो 3 लोग ये शिशुनाग वंश में, शिशुनाग खुद, कालाशोक और नंदीवर्धन। इससे ज़्यादा 20 वर्ष में कुछ बन नहीं सकता। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख विजय भाई चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके बारे में अपन जो है कल पढ़ेंगे, इसको आगे से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोगों ने अपने अगर कोर्सेस नहीं देखे हैं, GLCI एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप आपको डाउनलोड करना है, देखना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 2 PPT है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि इस PPT में क्या है, ताकि आपको वापस रिपीट नहीं करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब राजा बन गया, हालांकि मौर्य डायनेस्टी पूरी देखेंगे अपन, लेकिन ये बीच में आ गया तो देख लेते हैं कि ये एक कुशल सेनानायक व वीर योद्धा था। इसने मगध को जीता, यूनानियों को जीता, सेल्यूकस निकेटर को हराया, दक्षिणी भारत की विजय साउथ में मैसूर तक ले गया, पश्चिमी भारत में सोपरा, सौराष्ट्र तक जिना। माना जाता है कि इसकी सेनाएं 6 लाख से भी अधिक थी। मैसूर शिलालेख, सोपरा अभिलेख, महावंश, इन स्रोतों से इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त के मूल्यांकन में अगर 11 नंबर का प्रश्न आता तो ये अपन आगे और देखेंगे कि कुशल सेना नायक, महान साम्राज्य निर्माता, योग्य प्रशासक, कूटनीति प्रतिभा का धनी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, प्रजा हितैषी, धर्म हितैषी, भारत में विशाल केंद्रीय सत्ता, अखिल भारतीय सत्ता के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये विस्तार से देखेंगे। धम्म क्या है, ये सारी चीज़ें अपन आगे जो आएगा चैप्टर देखेंगे। ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया बेटा तो ज़रूर देखें। क्वेश्चन बैंक कोर्स, वीडियो लेक्चर कोर्स और मेंस टेस्ट सीरीज कोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्री वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्री की टेस्ट सीरीज है, प्री के इंग्लिश मीडियम नोट्स, हिंदी मीडियम सारे नोट्स एप्लीकेशन पे है। एक इंपॉर्टेंट ऐप MPPSC के लिए आपके मोबाइल में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।